सुनो, आप लोग कल जो है मेंडलवाद में क्या देखे थे कि मेंडल के कार्य के छिपे रहने के कारण क्या थे, किन कारणों से उनका जो है जो कार्य था वह छिपा रहा, जल्दी उजागर नहीं हो पाया। आज हमें देखना है, इसको हमने आपको बता दिया था, और आज हमें देखना है कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि मेंडल की सफलता के कारण क्या है। लिखते हैं। ध्यान दो, मेंडल के सफलता के क्या कारण थे बेटा? तो मेंडल के सफलता के निम्न कारण थे, जिसमें सबसे पहला था कि मेंडल ने एक समय पर एक या दो लक्षणों को वंशागति का अध्ययन करते थे। यानी जो मेंडल महोदय थे, ध्यान से एक बार सुन लो, उसके बाद लिखना भी मैं लिखवा दूंगा। मेंडल महोदय थे, वह एक समय पर बताया जा रहा है कि वह एक समय पर एक या दो लक्षणों की वंशागति का ही क्या करते थे? अध्ययन करते थे। उससे ज्यादा का अध्ययन नहीं करते थे। जबकि उनके जो पहले जो वैज्ञानिक थे, वह एक ही समय पर अनेक लक्षणों को क्या करने लगते थे? अध्ययन करने लगते थे, जिसके वजह से वो क्या होते थे? हमेशा असफल होते थे। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, दो बच्चे हैं, आप ही लोग में से कोई दो है नाम, और दोनों लोग खाना खाने बैठे, लंच लेकर बैठे। एक लंच में क्या किया? एक बच्चे ने नॉर्मल खाना खाया, नॉर्मल खाना मतलब सब्जी रोटी खा लिया, और दूसरे बच्चे ने क्या किया? उसी समय लंच के समय ही उसने क्या किया? रोटी सब्जी खाया, उतना ही से नहीं माना, जाके बर्गर भी खाया, पिज्जा भी खाया, चाउमीन भी खाया, गोलगप्पे भी खाया, पाव भाजी भी खा लिया, पेप्सी भी पी लिया, नींबू पानी भी पी लिया। अब आप बताओ, दोनों में पेट गड़बड़ किसका होगा? किसका गड़बड़ होगा जी? पेट में दिक्कत किसको होगा? जो ज्यादा खाया। वह कभी ठीक महसूस करेगा? नहीं करेगा। बस वही हाल किसका था? मेंडल जो थे वो कैसे थे? जो साधारण खाना खाने वाले थे, नॉर्मल खाना खाने वाले थे, यानी नॉर्मल चीजों पे, यानी एक से दो ही लक्षणों पे ध्यान देते थे, उससे ज्यादा पर ध्यान नहीं देते थे, उसको उतना ही अध्ययन करते थे। और ये लोग क्या करते थे? अरे गांव में कहा जाता है हदला, सुने हो? यानी बड़ी हदला है। हदला का मतलब क्या है? यानी ये इनको जो है संतुष्टि नहीं है, इतना में इनको क्या है? सुकून नहीं है। जितना मिलेगा, जो मिलेगा सब क्या करेंगे? खाएंगे। वैसे ही ये लोग थे, इनको था कि हम सारे लक्षणों को एक ही बार क्या कर लें? अध्ययन कर लें। इसीलिए क्या होते थे? असफल होते थे। और ये क्या करते थे? धीरे धीरे जो है एक या दो लक्षणों पर ही क्या करते थे? अध्ययन करते थे, और यही इनका सफलता का क्या हुआ? कारण बना। तो पहला पॉइंट लिख लो, मेंडल महोदय नंबर 1, एक समय पर पहला पॉइंट लिख लिए।
क्या बताया गया कि मेंडल साहब के सफलता का सबसे पहला कारण क्या था कि मेंडल महोदय जो है एक समय पर एक या दो लक्षणों के वंशागति पर अध्ययन करते थे, जबकि उनके प्रवृत्ति वैज्ञानिक जो थे वह एक समय पर एक यानी एक समय पर अधिक लक्षणों के बारे में क्या करते थे, अध्ययन करते थे। इसी वजह से वो क्या होते थे, असफल होते थे। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। दूसरा देख लेते हैं, उद्यान मटर का चयन। देखो, जो मेंडल महोदय थे, इनका दूसरा सफलता का कारण क्या था, इन्होंने क्या किया था, ऐसे ऑब्जेक्ट पर कार्य किया था जिसका जीवन काल क्या था, छोटा था। यानी जो कम समय में जन्म ले और कम ही समय में क्या हो जाए, मर जाए। अब ये बताओ, अगर हम किसी मनुष्य पर अध्ययन करने लगे, तो ये बताओ कि वो अध्ययन करना जब हम स्टार्ट करेंगे और उसका अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे, उससे बहुत पहले ही क्या हो जाएंगे, खुद ही मर जाएंगे, तो अध्ययन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब भाई मुझे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक का अध्ययन करना है ना, 4 पीढ़ी तक का अध्ययन करना है ना, कि भाई आज ये बच्चा जन्म लिया है, मान लो मेरे सामने जन्म लिया, अब इसके बच्चे में कैसा लक्षण आ रहा है, फिर उसके बच्चे में कैसा लक्षण आ रहा है, फिर उसके बच्चे में कैसा लक्षण आ रहा है, तो क्या इतना दिन हम जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्ट पे काम किया जिसका जीवन काल क्या था, बहुत छोटा था, और उन्होंने क्या ले लिया था, उद्यान मटर पे किया था। उद्यान मटर का जीवन काल क्या होता है, बहुत कम होता है, 2 से 3 महीने का होता है। इसलिए वो आसानी से कम ही समय में उनके लक्षणों के बारे में क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। तो एक सफलता का कारण ये था। तो दूसरा लिख लो, नंबर 2, उद्यान मटर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैसम सटिवम। क्या था, पैसन सटिवम। दूसरा इनका सफलता का कारण क्या बताया गया जी, उद्यान मटर का चयन। उद्यान मटर का चयन का मतलब क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट होता है। इसको लिखना नहीं है, बस आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने समझने के लिए कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका जीवन काल क्या होता है, बहुत छोटा, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट समझ भाई, इनकी सफलता का कारण। पहला सफलता का कारण समझे, इन्होंने क्या किया, बहुत कम लक्षणों पर क्या किया, अध्ययन किया। दूसरा, ऐसा पौधा लिया, ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जो क्या था, जिसका जीवन काल बहुत कम था, और जीवन काल बहुत कम होने की वजह से आसानी से उसमें इन्होंने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। अब इसमें इन्होंने जो लिया था ये मटर वाला, अब इसमें देखो इन्होंने क्या किया था, जो चयन किया था इसमें इन्होंने किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया। तो इसमें जो है मटर के पादप में प्राकृतिक स्वपरागन होता है। उन्होंने क्या देखा, तो चयन तो क्या है, छोटा था, और इसमें इन्होंने किन किन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया बेटा। तो पहला देखा कि मटर के पादप में प्राकृतिक स्वपरागन होता है। इसमें इन्होंने क्या देखा कि जो मटर का पादप होता है, मटर के पादप में प्राकृतिक स्वपरागन होता है। इन्होंने इसमें क्या देखा, पहला लक्षण क्या देखा कि जो मटर के पौधे थे, जो उसमें पुष्प निकल रहे थे, उन पुष्पों में क्या हो रहा था, प्राकृतिक द्वारा स्वयं ही क्या हो जाता था, उसमें कोई कराता नहीं था, प्राकृतिक रूप से ही क्या हो जाता था, स्वपरागन हो जाता था, ठीक है ना। दूसरा जो था, दूसरा उन्होंने क्या देखा,
दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? मटर के पादप 2 से 3 महीने के छोटे जीवन चक्र का एक वार्षिक पादप था। यानी मटर का जो पादप था 2 से 3 माह क्या बताया गया? इन्होंने इस पे अध्ययन किया तो क्या देखा? जो मटर का पादप था वो 2 से 3 माह के जीवन चक्र वाला था। क्या था? 2 से 3 माह के जीवन चक्र वाला था, यानी वार्षिक पौधा था। यानी इस साल में 2 ही 3 महीने में क्या हो जाता था? क्या हो जाता था? इसका जीवन चक्र चलता था। तो मान लो एक साल में जो है ये आसानी से कई बार इसे उगा सकते थे कि नहीं उगा सकते थे? तीसरा देख लेते हैं, कृत्रिम रूप से परागण भी करवाया जा सकता था। इसमें इन्होंने क्या पाया कि अगर प्राकृतिक तो अपने आप हो ही रहा है, लेकिन कृत्रिम रूप से भी 100 परागण कराया जा सकता है। आइए सी ले लो, सी। ये क्या था? सी। और इसमें चौथा यानी डी था। डी उन्होंने क्या पाया कि मटर के पादप को आसानी से उगाया जा सकता है। जो मटर के पौधे होते हैं उनको आसानी से कहीं भी क्या किया जा सकता है? उगाया जा सकता है। एक बार ध्यान से सुनो, लिख लियो तो क्या बताया गया कि मेंडल साहब के सफलता का कारण क्या हुआ, वो क्यों सफल हुए। तो उन्होंने क्या किया था बेटा? उनके सफलता के कारण में पहला बताया गया कि वह एक समय पर एक या 2 लक्षण वाले पादपों पर क्या करते थे? अध्ययन करते थे। जिसमें 1 से 2 लक्षण आ रहा था, 1 से 2 लक्षण वाले वंशागति का वो क्या करते थे? अध्ययन करते थे। उससे ज्यादा लक्षण वालों का अध्ययन नहीं करते थे। और उससे पहले जो वैज्ञानिक थे वो क्या करते थे? एक साथ बहुत सारे लक्षणों पर क्या करते थे? अध्ययन क्या करते थे। इसीलिए वो क्या थे? असफल थे। इन्होंने क्या किया कि ये अपने अध्ययन में एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसका जीवन चक्र क्या था? बहुत कम था, यानी वो था उद्यान मटर। उद्यान मटर की खासियत क्या होती है कि मटर के पादप में जो है प्राकृतिक क्या होता है? 100 परागण होता है। प्राकृतिक रूप से उसमें क्या होती है? 100 परागण होता है। दूसरा जो है कि मटर के पादप का जो जीवन चक्र होता है वो 2 से 3 माह का होता है। तीसरा उसमें फायदा क्या होता है कि उसमें कृत्रिम रूप से, यानी हम चाहें तो उसमें कृत्रिम रूप से क्या कर सकते हैं? अपने माध्यम से भी हम उसका 100 परागण करा सकते हैं। चौथा क्या था कि मटर के पौधे को कहीं भी आसानी से क्या किया जा सकता है? उगाया जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था? उद्यान मटर का चयन किया था। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने किसका चयन किया था? उद्यान मटर का। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? देखो, मेंडल महोदय जो थे वह गुणात्मक लक्षणों का वंशागति का मात्रात्मक विश्लेषण किया था।
बात समझ में आ रही है? पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल महोदय ने दो शब्द आया गुणात्मक लक्षणों का। एक तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है गुणात्मक लक्षणों का, और दूसरा क्या आ रहा है? मात्रात्मक विश्लेषण। ध्यान देना, ये ध्यान देना। गुणात्मक लक्षण क्या थे? यानी जो जीन ये होता है ना हमारे शरीर में, क्या होते हैं? जोड़े में जाते हैं। जीन हमेशा क्या किस में होते हैं? जोड़े। उन जोड़ों को उन्होंने क्या किया था? यानी मात्रात्मक विश्लेषण किया था। मात्रात्मक विश्लेषण मतलब उनकी काउंटिंग भी किया करते थे। इनकी क्वांटिटी को क्या करते थे? वह काउंटिंग भी किया करते थे। जैसे मान लो 200 लंबे मटर के दाने को उन्होंने लगाया। क्या किया हो? 200 लंबे मटर के दाने को लगाया हो, और उससे 700 दाने जो है, अब उससे जो पौधों का जन्म हो रहा है, मान लेते हैं तो 700 लंबे पौधों का जन्म हो रहा है। किससे जन्म हो रहा है? 700 लंबे, और 200 क्या हो रहा है? 250 क्या बौने पौधों का जन्म हो रहा है। यानी एक तो उनके लक्षण को भी देखा कि लंबे कितने हो रहे हैं, काउंटिंग किया ना कि 700 क्या हो गए? लंबे हो गए, और 250 क्या हो गए? बौने। तो उनके लक्षणों को उन्होंने क्या किया था? ये जो लक्षण है ये गुणात्मक होते हैं। लक्षण क्या होते हैं? गुणात्मक होते हैं। और इन लक्षणों को उन्होंने क्या किया था? काउंटिंग भी किया था, यानी विश्लेषण भी किया था, मात्रात्मक विश्लेषण भी किया था। बात समझ में आ गई? तो एक सफलता का क्या था? ये भी कारण था कि कितने इससे लंबे पौधे बन रहे हैं और कितने इससे बौने पौधे बन रहे हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिख लो, ये चौथा नंबर। मेंडल अपने निष्कर्षों का, मेंडल अपने, लिख लो, मेंडल अपने निष्कर्षों का किया करते थे। एक उनमें खासियत क्या थी कि मेंडल में महोदय जो है, जो अपना निष्कर्ष निकालते थे, उनकी सांख्यिकी विश्लेषण क्या करते थे? क्या करते थे? सांख्यिकी विश्लेषण क्या करते थे? मान लो, यानी उसका रिकॉर्ड मेंटेन क्या करते थे। जितना उसका रिकॉर्ड बनता था, कितना लंबा हुआ, कितना क्या हुआ, छोटा हुआ, यानी बौना और लंबे के अनुपात को वो क्या किया करते थे? अपने डायरी में मेंशन किया करते थे। ये 4 पॉइंट जो थे, यही चारों बिंदु जो है उनके सफलता का क्या हुए? कारण। बात समझ में आ गई? सफलता के कारण। तो ये 4 पॉइंट थे जो उनकी सफलता के कारण बने, और इसी की वजह से क्या हुआ? वे सफल हुए। अब हम अगला हेडिंग देखेंगे, मेंडल कार्य। इसको लिख लियो? ठीक है, लिख लो। अब नहीं लिख पाओगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मिटाए इसे। देखते हैं, अब हम देखते हैं मेंडल के कार्य। क्या देखते हैं? मेंडल का कार्य। देखो बेटा, मेंडल महोदय जो थे, उनके जो विपर्याय लक्षण थे, जो जिस पे उन्होंने कार्य किया था, यानी मटर के फसल पे कार्य किया था, और उन्होंने क्या किया था कि 7 विपर्याय लक्षण लिए थे, और 14 विशेषकों को लेकर क्या किया था? अध्ययन किया था। तो हम सबसे पहले वो विपर्याय लक्षणों को लिख लेते हैं। यानी मेंडल के कार्य में मटर के विपर्याय लक्षण, उन्होंने क्या किया था? मटर का विपर्याय लक्षण लिया था, और ये याद करना पड़ेगा आप लोगों का, मटर का
लक्षण। देखो बेटा, उन्होंने क्या किया, यहां एक चार्ट बनाते हैं, ये हो गया सीरियल नंबर, और इसके बाद से लिख लो, एक तरफ यहां लिख लो लक्षण, क्या लिखोगे, लक्षण, और एक तरफ लिखोगे प्रभावी, प्रभावी, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, अप्रभावी, अप्रभावी। इसमें उन्होंने कितने विपर्याय लक्षण लिए थे, 7 लिए थे। तो सीरियल नंबर यहाँ कर लो। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं। इसमें लिखते हैं नंबर 1, खींच लो इसको भी, लाइन को खींच लो। ध्यान दो, ये 7 लक्षण उन्होंने क्या क्या लिया था, 7 विपर्याय लक्षण कौन कौन से लिए थे मटर के। तो पहला लिया था पादप की लंबाई, क्या लिया था, पादप की लंबाई। इन्होंने बताया क्या था हमारे बेटा, इसमें इन्होंने कहा था कि पादप की लंबाई, लंबा होना क्या होता है, प्रभावी होता है, क्या होता है, और बौना होना क्या होता है, अप्रभावी होता है, ठीक है ना। इन्होंने पुष्प की स्थिति में बताया था कि अच्छी होना क्या है, अच्छी प्रभावकारी है, और शीर्ष क्या है, अप्रभावकारी है। अच्छी को उन्होंने क्या बताया था, अच्छी यानी प्रभावकारी, और शीर्ष को क्या बताया था, अप्रभावकारी। ध्यान देना, आप इसके बाद लिखो। तीसरा में फूली हुई, जो अगर फली का आकार फूली हुई है, क्या है, फूली है, तो क्या है, प्रभावकारी है। अगर सिकुड़ी हुई है, कैसी है, सिकुड़ी हुई, तो ये क्या मानी जाएगी, और प्रभावकारी मानी जाएगी। अगर फली का रंग हरा है तो प्रभावकारी है, और पीला है तो क्या है, अप्रभावकारी है। अगर ये हरा होगा तो प्रभावकारी होगा, अगर पीला होगा तो क्या होगा, अप्रभावकारी होगा। बीज का आकार है, तो बीज का आकार अगर क्या हो, गोलाकार हो, तो क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, प्रभावकारी। अगर ये क्या हो, गोलाकार हो, तो ये प्रभावकारी माना जाएगा। अगर झुर्रीदार हो तो क्या माना जाएगा, झुर्रीदार हो तो अप्रभावकारी माना जाएगा। इसी प्रकार से बीज का रंग दे रखा है, तो बीज का रंग अगर पीला होगा तो प्रभावकारी होगा, और हरा होगा तो क्या होगा, अप्रभावकारी। और लास्ट है पुष्प का रंग, अगर बैंगनी होगा तो क्या होगा, प्रभावकारी, अगर सफेद होगा तो क्या होगा, अप्रभावकारी। अरे सफेद लिखना है,
सफेद होगा तो क्या होगा, और लिख लिए। समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं बेटा, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। क्या बताया जा रहा है, मेंडल के कार्य बताया गया कि मेंडल महोदय ने क्या किया था कि उन्होंने अपना कार्य जो है उद्यान मटर के फसल पे किया था, और मटर के उन्होंने क्या किया, जो विपर्याय लक्षण लिया था वो कुल 7 विपर्याय लक्षणों पे उन्होंने अपना कार्य किया था। वो 7 विपर्याय लक्षण कौन कौन से हैं? पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली का आकार और फली का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग और पुष्प का रंग। अब उन्होंने बताया कि इस पे उन्होंने क्या देखा, तो अब उन्होंने ये कहा कि अगर पादप की लंबाई, अगर पादप जो है लंबा हो रहा है, पौधे क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो प्रभावकारी माना जाएगा। अगर क्या हो रहा है, बौना हो रहा है, तो उसे हम क्या मानेंगे, अप्रभावकारी मानेंगे। बताया जा रहा है कि मेंडल महोदय ने क्या कहा, अपने इन लक्षणों में क्या उन्होंने बताया। फिर एक बार दोबारा बताते हैं पादप की लंबाई। पहला उन्होंने कहा कि जो पौधे हैं अगर उनकी लंबाई जो है या तो वो लंबा हो रहा है या क्या हो रहा है, बौना हो रहा है, तो लंबा होना क्या होगा, प्रभावकारी गुण माना जाएगा, और बौना होना क्या माना जाएगा, अप्रभावकारी गुण माना जाएगा। दूसरा थोड़ा सा ये पुष्प की स्थिति दिया है अच्छी और शीर्ष, यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बेटा कि इसमें शब्द आया हुआ है कि पुष्प की स्थिति में जो अच्छी और शीर्ष, अच्छी वाला क्या माना जाएगा, जो अच्छी पर होगा वो क्या होगा, प्रभावकारी होगा, और जो शीर्ष पे होगा वो क्या होगा, अप्रभावकारी। अब अच्छी और शीर्ष क्या है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये एक मटर का पौधा है, क्या है, ये कोई जो है एक मटर का पौधा है, ये कोई क्या है, मटर का पौधा है, ठीक है ना। ये होता है इसका अक्ष, ये क्या होता है, जो उसकी डाली होती है वो क्या होता है, अक्ष होता है। ध्यान देना, जो उसकी डाली होती है वो क्या होता है, अक्ष। अगर अक्ष पर कोई पुष्प निकला हुआ है, ऐसे पुष्प निकला हुआ है, इधर भी अक्ष पे क्या ऐसे पुष्प निकला हुआ है, इधर अक्ष पे फिर क्या निकला हुआ है, ऐसे पुष्प निकला हुआ है, तो अक्ष पर का जो पुष्प होता है वह क्या होता है, प्रभावकारी होता है। और इसको कहा जाता है, ये जो इसका सबसे लास्ट वाला अंतः भाग भी कहा जाता है, अंतस्थ भाग भी, इसको शीर्ष की जगह पर हो सकता है, यहाँ पे शीर्ष की जगह पर अंतस्थ भी दिया, यानी जो उसके अंत भाग पर जो ये भाग होता है इसको क्या कहता है, शीर्ष कहा जाता है। ये क्या है, शीर्ष। तो ये जो शीर्ष वाले पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रभावकारी होते हैं। क्या होते हैं, अप्रभावकारी होते हैं। और जो ये किसमें होते हैं, अच्छी, ये दोनों क्या हैं, अच्छी, और ये दोनों भी क्या हैं, अच्छी। यानी जो अक्ष पर पाए जाने वाले पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावकारी होते हैं। तो कुछ ऐसे मटर होते हैं बेटा, जैसे मान लो कुछ ऐसे मटर होते हैं, ये कोई मटर है, ये कोई मटर का पौधा है, तो किसी के केवल किस पे होते हैं, केवल जो है इस पे पाए जाते हैं, ठीक ना, और इधर पाए जाते हैं। और कुछ ये क्या कहलाएंगे, अच्छी कहलाएंगे। अगर कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनके केवल किस पे, शीर्ष पे ही पुष्प निकलते हैं, किस पे निकलते हैं, शीर्ष पे ही पुष्प निकलते हैं। तो जो शीर्ष पे पुष्प निकलते हैं वो कैसे होते हैं, अप्रभावकारी होते हैं। तो अब हमको ये आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि अच्छी और शीर्ष क्या है। तीसरा देखते हैं, फली का आकार। आपने देखा होगा, आप अपने किताब में देखो, वहां दिया हुआ है, जो आपने उसका फली देखा है मटर का, अरे अपने यहाँ छिम्मी कहा जाता है, देखे हो, तो उसमें दो तरह का आप देखना कि दिखाई देता है। वो जो फली होता है, एक क्या होता है, एक फूला हुआ होता है, हरे रंग का, एक क्या होता है, फूले रंग का फूला हुआ होता है, और एक क्या होता है, पिचका हुआ होता है। तो जो फूला हुआ होता है वह क्या होता है,
प्रभावकारी होता है, और जो सिकुड़ा हुआ होता है वो क्या होता है? अप्रभावकारी होता है। इसके बाद से है फली का रंग। जो फली होता है, आपने फली देखा है, तो फली का रंग अगर यदि हरा है तो क्या माना जाएगा? प्रभावकारी माना जाएगा। अगर उसका रंग पीला हो गया है तो क्या माना जाएगा? अप्रभावकारी। कोई मटर निकल रहा है, वो उसका फली जो है हरा रंग का नहीं दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? पीला। तो पीले वाले को आप नहीं कहते हो खराब हो गया है, कहते हो ना, तो वो क्या माना जाएगा? जो पीला होगा वो क्या होगा? अप्रभावकारी होगा। जो हरा होगा वो क्या होगा? प्रभावकारी होगा। इसके बाद से देखते हैं बीज का आकार। अब आप देखे होंगे कि बीज के आकार में जो उसमें बीज होते हैं, मटर के जो बीज होते हैं, जो गोल गोल होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रभावकारी होते हैं। देखना, मटर जब निकाला जाता है तो मटर में जो गोल बीज निकलते हैं वो क्या माने जाते हैं? प्रभावकारी। और जो उसमें पिचके हुए रहते हैं, सिकुड़े हुए रहते हैं, वह क्या रहते हैं? झुर्रीदार होते हैं, वह क्या माने जाते हैं? अप्रभावकारी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अप्रभावकारी माने जाते हैं। इसके बाद से बीज का रंग। अब बीज का रंग से मतलब क्या है? अभी मैंने बताया कि बीज का रंग क्या हो? हरा हो तो क्या है? प्रभावकारी है। हाँ देखो, बीज का रंग पीला होना प्रभावकारी है और हरा होना क्या है? अप्रभावकारी है। अब यहाँ अभी मैंने बताया बीज का गोल होना क्या है? तो बीज अगर हरा रहता है तब ना प्रभावकारी माना जाता है जी। यहाँ कह रहा है पीला होता, तो यहाँ बीज से मतलब नहीं है, बीज पत्र से मतलब है। किससे मतलब है? बीज पत्र। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि कोई ये बीज को आप निकालते हैं, उसके ऊपर जो छिलका होता है, बीज के ऊपर भी एक छिलका होता है, ठीक ना? तो कुछ बीज ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका ऊपर का आवरण जो होता है वह क्या होता है? पीले रंग का होता है। क्या होता है? पीले रंग का होता है। जैसे ये कोई बीज है और ये कोई बीज है, बीज का आवरण है और इसके अंदर क्या है? ये बीज है, ये बीज का भूड़ है। क्या है? बीज का भूड़ है। अगर ये वाला भाग पीले रंग का पाया जा रहा है, आवरण इसका कैसे पाया जा रहा है? पीले रंग का। और ये जो भूड़ है, भूड़ को कहा, भूड़ के अंदर ही क्या होता है? बीज पत्र होता है। क्या होता है? बीज पत्र। इसके अंदर क्या होता है? बीज पत्र। बीज पत्र होता है। अगर मान लो ये बीज पत्र किस रंग का है? हरा रंग का है। किस रंग का है? हरा रंग का। तो और ये आवरण किस रंग का है? ये जो आवरण है, आवरण तो समझ रहे हैं ना? आवरण में छिलका, जो बीज के ऊपर छिलका होता है ना, अगर ये क्या है? पीला। किस कलर का है? पीले रंग का है। इनकी संख्या जो है बहुत कम होती है और ये बीज पत्र का रंग कैसा बता दिया गया? हरा। एक और मान लो इसी तरह का एक और है यहां पर, और ये क्या है? ये बीज है, ये बीज का आवरण है और इसके अंदर क्या है? बीज पत्र है। ये क्या है? बीज पत्र है। देख रहे हैं? अगर मान लो यहाँ पे बीज पत्र कैसा पाया जा रहा है? पीला। बीज पत्र कैसा पाया जा रहा है? पीला। और ये किस रंग का पाया जा रहा है? आवरण कैसा पाया जा रहा है? हरा। तो जब उन्होंने क्या किया कि जब मटर हो रहे थे तो उन मटरों में मटर के बीज को निकालते थे और बीज को निकालकर उसके ऊपर के आवरण को देखते थे, तो अधिकांश आवरण जो है किस रंग के दिखाई देते थे? हरे रंग का। बीज देखना, उसमें जो निकलता है वो अधिकांश कैसा होता है? हरे रंग। यानी इनकी संख्या अधिक होती थी और जब उसको ऊपर के आवरण को हटाते थे तो नीचे पीले रंग का दिखाई देता था। आपको मटर को छिलके देखना, 2-3 मटरों को जब छिलते तो छिलके देखना, तो इनकी संख्या क्या थी? अधिक मिलती थी। इनकी संख्या क्या मिलती थी? अधिक। और इनकी संख्या क्या होती थी? कम मिलती थी। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जिस बीज का रंग कैसा होता है? बीज यानी बीज का नहीं, बीज पत्र का रंग। ध्यान देना, बीज पत्र, यहाँ पे बीज का रंग आपकी किताब में यही दिया है, लेकिन बीज का रंग नहीं है, बीज पत्र का रंग है। यानी जिस बीज पत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है, वह क्या होता है? प्रभावकारी होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही होते हैं।
जो मटर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इसी का आता है, जिसका अधिक संख्या होती है वो क्या होता है, प्रभावकारी होता है, और जिसकी संख्या कम होती है वो क्या होता है, अप्रभावकारी होता है। और हरे रंग का प्रभाव क्या था, बहुत कम था, इसलिए ये क्या था, अप्रभावित है। ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट लास्ट जो है पुष्प का रंग। अब देखो जो मटर का पौधा है, मटर के पौधे में सबसे ज्यादा फूल कौन सा खिलता है, बैगनी। तो बैगनी क्या होता है, प्रभावकारी। सफेद वाले की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, तो वो क्या होता है, अप्रभावकारी होता है। बात समझ में आ गई। तो अब एक चीज बताओ, यहां पर आपने विपर्याय लक्षण कितना देखा, तो यहां पे देख सकते हो ना कि ये टोटली कितनी, ये सब क्या थे, यहां से यहां तक ये क्या था, विपर्याय लक्षण था। यानी विपर्याय लक्षणों की संख्या कितनी हो गई, विपर्याय लक्षण की संख्या कितनी हो गई, 7। यहां देखो ये विपर्याय लक्षण की संख्या कितनी हो गई, 7। ये भी नहीं आ रहा लक्षण कितना, विपर्याय लक्षण कितना हो गया, 7। ठीक है। तो विपर्याय लक्षणों की संख्या कितनी आपको मिल रही है, 7। और इसमें विशेषक कितने थे, विशेषक कितने हो रहे हैं, 7 7 गुना 14। यानी उन्होंने विशेषक कितना लिया था, 14 लिया था। कितना लिया था, 14। ध्यान रहेगा। बोलो कि मेंडल महोदय ने कितने विपर्याय लक्षण प्रकार किया था, 7, और विशेषक कुल कितने थे, 14। क्या हुआ, हाँ ध्यान दो। एक क्वेश्चन लिखो तो, पुष्प बीज और फली में कितने लक्षण थे, और फली में कितने लक्षण थे, कितने लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, इधर देखो कितने लक्षण दिखाई दे रहे हैं, नहीं दोनों सब में दो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना। अरे पुष्प में कितने लक्षण दिखाई दे रहे हैं, स्थिति दिखाई दे रहा है और रंग दिखाई दे रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार से बीज में कितने दिखाई दे रहे हैं, बीज में आकार होगा और क्या होगा, और बीज क्या है, रंग भी है। और इसके बाद से फली में भी कितने हैं, ठीक है, दो आपको मिल गया ना। अब एक क्वेश्चन और लिख लो, प्रभावी लक्षण किस स्थिति में पैदा होता है। ये आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैं पढ़ाया हूं, हाँ ध्यान दो। प्रभावी लक्षण किस स्थिति में पैदा होता है बेटा, तो आपने पढ़ा था प्रभावी लक्षणों के बारे में। आपको देखना है कि किस स्थिति में ये क्या होता है, पैदा होता है। आपको प्रभावी लक्षण को बताया गया था कि चाहे वो समयुग्मजी हो, समयुग्मजी का मतलब क्या हो, कैपिटल टी, और विषमयुग्मजी क्या हो, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों स्थितियों में क्या हो रहा था, समयुग्मजी बन रहा था। क्या बन रहा था, समयुग्मजी। यानी दोनों परिस्थितियों में जो है प्रभावित लक्षण आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, प्रभावी लक्षण किस स्थिति में पैदा होता है, प्रभावी लक्षण पढ़ना है ना, कि प्रभावी लक्षण किस स्थिति में पैदा होता है। तो समयुग्मजी हो या विषमयुग्मजी हो, दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, आपको क्या बताया गया था। अरे लंबा और बौना क्रॉस कराया जाता है तो उससे क्या बन जाता है, लंबा पौधा बनता है ना, बताया गया था ना। तो वो क्या कराएगा, यानी प्रभावी लक्षण है कि नहीं है, लंबा होना क्या है, प्रभावी लक्षण है। तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या होता है बेटा, अगर इसी में क्रॉस करा के देख लो, अब ये क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस कराओगे तो क्या होगा, इसे क्रॉस कराओगे इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, यानी एक टी से इसमें हो जाएगा, तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, दो लक्षण आपको मिले। और ये बताओ ये दोनों लक्षण कैसे है बेटा, दोनों किसको दिखाते हैं, लंबाई को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, लंबाई। अगर स्मॉल टी आया होता तब ना लक्षण बदलता। तो दोनों लक्षण यानी चाहे वो समयुग्मजी हो या विषमयुग्मजी हो, दोनों स्थितियों में जो है
ये प्रभावी लक्षण ही आते हैं, यानी दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, प्रभावी लक्षण का जन्म होता है। तो लिख लेना, यहां पे लिख सकते हो कि दोनों परिस्थितियों में प्रभावी लक्षण हो सकता है। प्रभावकारी लक्षण हो सकता है। देखा ना? अब एक चीज बताओ, दूसरा हम देखते हैं। दूसरा जो है अप्रभावकारी लक्षण किस स्थिति में पैदा होता है बेटा? किसमें होता है? प्रभावकारी में होता है, इसमें होता है, समीपज में होता है। जैसे प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण का मतलब है जैसे बौना होना, तो क्या ये इस वाले से होगा कि इस वाले से होगा? क्या उससे होगा? कैसे समीप से होगा? वो कैपिटल टी कैसे आएगा जी उसमें? यानी कभी भी, एक ध्यान रखना, सिर्फ जो है होमो और सॉरी, हाँ ये ध्यान रखना, ये कभी भी जो है ना, ये भी तो समयुग्मजी है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? समयुग्मजी है। विषम युग्मजी क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये बताओ किस परिस्थिति में आएगा? हाँ, अप्रभावी लक्षण कब आएगा? यानी बौनापन कब उसमें आएगा? नहीं, इसी से आएगा। किससे आएगा? होमोजाइगस से आएगा। सिर्फ किसमें आएगा? होमोजाइगस में आएगा। इसमें अगर इसमें आएगा तो कभी भी अगर कैपिटल टी आ गया तो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो प्रभावी लक्षण दोनों में आ रहे हैं, दोनों में आ सकते हैं, जबकि अप्रभावकारी लक्षण जो होते हैं वह केवल किसमें आते हैं? समयुग्मज में आते हैं, यानी होमोजाइगस में आते हैं। किसमें आते हैं? होमोजाइगस में आते हैं। ध्यान रखना, ये याद करना है। एक और मुख्य पॉइंट लिख लो, जो मेंडल साहब ने उदाहरण मटर पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें जो होता है, उस उदाहरण मटर के द्विगुणी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? एक लिख लो इसको। उदाहरण मटर में नोट करके लिख लेना, नोट। उदाहरण मटर में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। ठीक है, यानी 2n कितना होता है? 2n कितना होता है बेटा? द्विगुणित 14 होता है, तो 2n कितना होगा? हाँ, द्विगुणित कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। 14 का मतलब कितना? 7 जोड़ी। कितने होते हैं? 7 जोड़ी। कितने होते हैं? 7 जोड़ी होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं बेटा? तो एक चीज ध्यान रखना, यहां मैं ऊपर बता दूं, यहां बता दूं। जैसे मान लो ये जो है इसके गुणसूत्र हैं, किसके? मटर के। यहां दिख रहा है? जैसे ये क्या है? मटर के गुणसूत्र है। द्विगुणित होंगे तो इसके साथ भी क्या होगा? इसके साथ भी एक और होगा ना,
द्विगुणित का मतलब क्या होगा, इसके भी साथ एक होगा, एक एक, और ये भी इसके साथ कितना होगा, एक होगा, इसके साथ भी कितना होगा, अरे ये दो दो कितने होंगे, जोड़े में होंगे ना, तो ये भी क्या है, ये 3 है, और ये क्या हो जाएगा 4, और इसके साथ एक और क्या जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4, और इसके साथ भी क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और इसके साथ भी क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, ये क्या हो जाएंगे 6 6, और इनके साथ भी क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 और 7। ये क्या होंगे, ये मटर के जो 7 जोड़े गुणसूत्र हैं, उन गुणसूत्रों को हम देखते हैं। अब 7 जोड़े में बेटा इसमें एक एक लिखा गया है ना, ये एक एक लिखा गया है, तो इसमें एक किसका होगा, एक मदर का होगा और एक किसका होगा, फादर्स का होगा। तो यानी 7 किसके होंगे, मदर के, और 7 किसके हो जाएंगे, फादर के, और इस तरह से मिलाकर कितने हो जाएंगे, यानी 7 जोड़ी हो जाएंगे। तो 7 जोड़ी का मतलब कितने हो गए, 14 हो गए। अब हमें इसमें ध्यान क्या देना है कि इनमें जो है ये 7 जोड़ी, यानी मटर में ये जो 7 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, वह कहां कहां पाए जाते हैं, ये क्रोमोसोम कहां कहां पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, इनका मैं बनाता हूं, ये 4 जगह पाए जाते हैं बेटा, 1 2 3 4, कितने जगह पाए जाते हैं, 4 जगह पाए जाते हैं। पहला यहाँ देखिए ना, ये क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ये क्रोमोसोम देखो कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम फर्स्ट कहाँ पाया जाता है, ध्यान देना, ये वाला, ये क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, पौधे के किस भाग में ये क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ये जो है, ये जो 2 जोड़े होते हैं ना, ये 2 जोड़े होते हैं, एक यहाँ होता है, एक यहाँ जीन होता है कि नहीं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, कि ये पुष्प के रंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प के रंग और पुष्प के बीज के रंग में पाए जाते हैं। पहला गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है बेटा, पहला गुणसूत्र जो है, पहला ये वाला क्रोमोसोम कहाँ उपस्थित होता है, यानी आपको बताया, ध्यान सुनने के बाद समझने का प्रयास करो, बताया जा रहा है कि कुल जो है, जो मटर के पौधे हैं उनमें कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 7 जोड़े पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 7 जोड़े। तो पहला जोड़ा जो गुणसूत्र है वह पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो पहला क्रोमोसोम है, यानी पहला जोड़ा जो क्रोमोसोम है बेटा, ये पहला जो ये जोड़े में है ना, पहला और पहला ये जोड़े में है कि नहीं है, अरे यही वाला, ये वाला कहाँ पे उपस्थित रहता है, ये मैंने 7 का बनाया है ना, तो पहला और ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 5वां 6वां, ये क्या है 7वां। तो पहला गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, तो पहला गुणसूत्र जो है, पहला जोड़े गुणसूत्र जो है पुष्प के रंग और बीज के रंग में पाया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी ये ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला आपका हो गया पुष्प का रंग, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये पुष्प के रंग में कौन होता है, ध्यान देना यहाँ पे, एक यहाँ पर और यहाँ पे जीन है ना, एक जीन यहाँ दिखाया गया है, एक जीन यहाँ दिखाया गया है, ये दोनों जीन कहाँ जाते हैं, ध्यान देना, ये दोनों जीन जो है कहाँ जाके किसमें मिलते हैं, पुष्प के रंग में, और फिर एक जीन यहाँ उपस्थित होता है, एक जीन यहाँ उपस्थित होता है। तो ये जीन और ये जीन, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, बीज के रंग में। समझ में आ गया, बात समझ में आई। दूसरा देखते हैं, अब तो नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 4, अब इसमें चौथा क्रोमोसोम 4 कहां पाया जाता है, पहला तो आपने देख लिया कहां पाया जाता है, अब क्रोमोसोम 4 देखते हैं कहां पाया जाता है। तो ये क्रोमोसोम 4 है,
इसमें भी कितने हैं बेटा, ये कितने हैं, गुणसूत्र कितने हैं, एक जोड़ी गुणसूत्र है। ये कौन सा है, 4 4, ठीक है ना। ये पाया जाता है बेटा पादप की लंबाई में, किसमें पाया जाता है, पादप की लंबाई में होता है। इसके बाद से फली के आकार में, फली का आकार, और इसके बाद से है पुष्प की स्थिति। ये किसने देखा था पूरा, मेंडल महोदय ना। इसमें देखो, इसमें 2 जीन, देखो एक जीन यहां पे है, 2 जीन यहां पे है, 2 जीन यहां पे है, और एक जीन कहां पे है, यहां नीचे। यानी आप यहां जब 2 जीन जोड़े में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। तो ये क्या है, अलील है कि नहीं दोनों। अब ये अलील कहाँ उपस्थित रहते हैं बेटा, तो ये जो ऊपर वाला है बेटा, ये देख रहे हो ना, ये जो ऊपर वाला है, ध्यान रखना, ये वाला देख रहे हो, और ये इसमें जगह नहीं है, ऐसे हम इसको जो है दूसरे कलर से बना दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। यानी ये ऊपर वाला देखो, ये वाला जाएगा और ये वाला जाएगा, ये दोनों कहाँ, पादप की लंबाई में सहायक होते हैं। कहाँ होते हैं, पादप की लंबाई में होते हैं। पहला जो है ऊपर वाला क्या होता है, पादप की लंबाई में होता है। और ये जो नीचे वाले देख रहे हो ना, ये और ये दोनों मिले, ये चला जाता है फली के आकार में। किसमें चला जाता है, यहां से घुमा के लाते हैं, ये किसमें आ जाता है, फली के आकार में। और ये जो दोनों पाए जा रहे हैं, ये दोनों पाए जा रहे हैं, ये किसमें आ जाता है, पुष्प की स्थिति। कुछ समझ में आ रहा है। ये जीन कहां कहां पाए जाते हैं, तो ये देखो ध्यान देना। अरे यहां तो लग रहा है खूब रंगाई पुताई हो गया। मैंने क्या बताया कि इसमें देखें ये एक एक जीन थे, तो ये पुष्प का रंग ऊपर वाला क्या था, पुष्प का रंग को दिखा रहा था, और इसमें क्या है, जो नीचे वाला जीन था वो बीच का रंग दिखा रहा था। इसमें क्रोमोसोम जो चौथा है वो क्या होता है, ऊपर वाले में 2 जीन पाए जाते हैं। जो सबसे पहला जीन है ऊपर वाला, वो क्या करता है, पादप की लंबाई में होता है, और जो नीचे उसके नीचे वाला होता है वो क्या होता है, फली के आकार में होता है। जो सबसे नीचे वाला होता है वो क्या करता है, पुष्प की स्थिति को दर्शाता है। और अब देखो क्रोमोसोम 5वां कहां होता है, तो क्रोमोसोम 5वां को यहां देखते हैं, यहां कर देते हैं थोड़ा सा आसान के लिए। जैसे क्रोमोसोम क्या है, ये क्रोमोसोम 5 है, क्रोमोसोम 5। इसमें भी कितने होंगे बेटा, इसमें भी कितने होंगे, बोलो, गुणसूत्र कितने होंगे, एक जोड़ी होंगे। ये क्या है, गुणसूत्र है। अब ये गुणसूत्र जो है कहां कहां पाए जाते हैं, तो ये गुणसूत्र जो है फली के रंग में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, फली के रंग में। और इसमें कहां होते हैं बेटा, ये सिर्फ एक एक होते हैं, एक एक जीन होते हैं, और यही जीन क्या होते हैं, फली के रंग में पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये 5वां क्रोमोसोम का कहानी था। अब एक है क्रोमोसोम 7।
ये फलीकरण हो, फलीकरण। इसमें भी क्या होंगे बेटा? अच्छा फलीकरण था तो ये क्या हो गया? बीज का रंग है। ये क्या है? बीज के रंग। और इसमें भी कितने होंगे बेटा? एक एक पाए जाएंगे और यही एक एक क्या करेंगे? मिलकर बीज के रंग को निर्माण करेंगे। ठीक है। देखो एक बात समझ लो बेटा, क्या बताया गया कि जो उदाहरण मटर के द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 14 थी, यानी 7 जोड़ी थी बेटा। इसमें क्या आपको समझाया गया कि जो मेंडल महोदय थे उन्होंने क्या देखा था? देखो ध्यान से सुनो। उसमें मेंडल महोदय ने क्या कहा था कि इन 7 जोड़ों में से कुछ गुणसूत्रों को कहाँ देखा था? तो जो ये पहला क्रोमोसोम है बेटा, इस क्रोमोसोम को उन्होंने क्या देखा था कि जो यानी एक एक जीन ऊपर और एक एक जीन क्या पाए जा रहे थे? नीचे। तो ये जो है, जो ऊपर वाले जीन थे वो पुष्प के रंग में पाए जा रहे थे, नीचे वाले जीन कहाँ पाए जा रहे थे? बीज के रंग में पाए जा रहे थे। जो क्रोमोसोम चौथा है, ये चौथा वाला, ये क्रोमोसोम जो है पादप की लंबाई में, यानी इसमें जो है ऊपर क्या पाया जा रहा है? अलील पाया जा रहा है, यानी ऊपर जो है जो जीन है वो जोड़े में पाया जा रहा है और नीचे सिंगल क्या पाया जा रहा है? जीन पाया जा रहा है। तो ये जो ऊपर वाला जीन है ये पादप की लंबाई में पाया जाता है और ठीक इसके नीचे वाला जीन किसमें आता है? फली के आकार में आता है। जो सबसे नीचे वाला जीन है वो किसमें पाया जाता है? पुष्प की स्थिति में। 5वां क्रोमोसोम जो है आपको बताया गया कि फली के रंग में पाए जाते हैं और 7वां जो है वो किसमें पाए जाते हैं? बीज के रंग में। ये किसने बताया था? मेंडल ने। अब मेंडल के 7 लक्षणों को निर्धारित या नियंत्रित करने वाले जीन कुल कितने गुणसूत्र पर मिल रहे थे? तो आपने क्या देखा? कितने जोड़ी, यानी मेंडल के 7 लक्षण जो थे बेटा, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन लिखो। तो पहले लिखो क्वेश्चन। मेंडल के 7 लक्षणों को निर्धारित या नियंत्रित करने वाले जीन कुल कितने गुणसूत्रों पे मिल रहे थे? क्या पढ़ा आपने बेटा? कुल कितने पे मिल रहे हैं? जब देखो तो इधर कुल कितने जुड़े गुणसूत्रों पे मिल रहे हैं? 4 ही मिल रहे हैं जी। यानी 1 2 3 4, यानी पहला, चौथा, 5वां और 7वां जो उनके क्या है? गुणसूत्र है। इन्हीं 4 गुणसूत्रों पर क्या पाए जा रहे हैं? यानी 4 जोड़ी क्या मिल रहे हैं? 4 जोड़ी गुणसूत्रों पर जीन पाए जा रहे हैं। इन 4 जोड़ी गुणसूत्रों पर क्या मिल रहा है? जीन मिल रहा है। जो इन 7 लक्षणों को क्या कर रहे हैं? नियंत्रित कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ बेटा? यानी आपने देखा जो बीज की जो इनके 7 लक्षण थे बेटा, इन 7 लक्षण को निर्धारित करने वाले जो जीन थे वह कितने गुणसूत्रों पर मिल रहा है? मात्र 4। यानी यही 4 जोड़ी गुणसूत्र जो है, इनमें गुणसूत्रों में जीन पाए जाते हैं। जो 4 मैंने बताया सिर्फ इन्हीं में क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। जो 7 लक्षणों को क्या करते हैं? नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जो हमने 7 लक्षण बताया था उन 7 लक्षणों को यही 4 क्या करते हैं? गुणसूत्र पे जो जीन होते हैं वही क्या करते हैं? नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अब हमें जो है हमें पढ़ना है जो मेंडल का नियम था, स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम,
पहले तो हम सबसे पहले जानेंगे मेंडल की किस्मत बहुत अच्छी थी। बड़े समझ में आया? अरे किस्मत अच्छी नहीं होती तो इतने बड़े वैज्ञानिक कैसे बनते? वह जो है किस्मत उनका सबसे अच्छा बना कैसे, समझ रहे हो ना? तो उन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तो उसी का आधार पर दिया था ना। तो सबसे एक हेडिंग बना लो, मेंडल की किस्मत अच्छी थी। क्या लिखोगे? मेंडल की किस्मत अच्छी थी। और कैसे अच्छी थी बेटा? उनकी मेहनत अच्छी क्यों हुई? तो पहला उसका कारण होगा मेहनत के बदौलत। उन्होंने क्या किया था? उस पे कठिन परिश्रम किया था और उस परिश्रम के कारण उनकी किस्मत क्या हुई? अच्छी हुई। मेहनत नहीं करते तो किस्मत उनका चमकता नहीं चमकता। और उसी के बदौलत उन्होंने क्या किया था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। तो अब देखो, इसी के बदौलत उन्होंने क्या किया था? अच्छी किस्मत होने के कारण उन्होंने क्या किया था? अब अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा किस्मत क्यों था। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा जो है कि किस्मत कैसे हुआ उनका। तो इन्होंने किसका नियम दिया था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आप लिखोगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, मैं अभी इसका परिभाषा बताता हूं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं इस नियम में उन्होंने क्या बताया था। पहला उन्होंने क्या किया था? मैंने अभी बताया कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। और किस्मत अच्छी क्यों थी बेटा? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया था और उस मेहनत के बदौलत। अब वो मेहनत क्या था? किस्मत देखो कैसे साथ देता है उनका। वह कभी भी जब भी प्रयोग करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, ये उनका एक्सपेरिमेंट का ही विधि का एक रूप है। जब वो एक्सपेरिमेंट करते थे तो कभी भी जो पुष्प का रंग है और बीज का रंग है, इन दोनों को अपने प्रयोग में एक साथ नहीं लेते थे। ध्यान रखना, यानी एक साथ पुष्प का रंग और बीज का रंग एक साथ नहीं देखते थे, नहीं तो दोनों के लक्षण क्या हो जाते? वह जो है उसमें लिंकेज आ जाती। लिंकेज का मतलब सहलग्नता आ जाती और वह लक्षण उनको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए कभी भी जो है इन दोनों को एक साथ नहीं लिए। दूसरा जो है पादपों की लंबाई और फली के आकार, कभी भी इन दोनों को एक साथ अध्ययन नहीं किया। तीसरा जो है पादपों की लंबाई और पुष्प की स्थिति, यानी पादप की लंबाई और पुष्प की स्थिति को कभी भी एक साथ उसके लक्षण को अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया। और चौथा जो है फली की आकार और पुष्प की स्थिति को, इनको भी एक साथ लेकर कभी भी उन्होंने क्या अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए वो क्या रहे? सफल रहे। अगर इनके साथ वो क्या किए होते? प्रयोग किए होते तो उनको सफलता हासिल नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि जो मेंडल थे उनकी किस्मत क्या थी? बहुत अच्छी थी। ठीक है ना? इन सभी को उन्होंने एक साथ क्या किया? मेंडल साहब ने कभी भी एक साथ नहीं दिया। यानी एक साथ प्रयोग में नहीं दिया। और एक साथ प्रयोग में लेते तो क्या होता? इनके बीच में क्या आती? लिंकेज आ जाती। क्या आती? लिंकेज। लिंकेज को हिंदी में कहा जाता है सहलग्नता। और सहलग्नता आती तो इनको लक्षण का पता नहीं चल पाता। ठीक है? दूसरा देखते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अगर इसको एक साथ वो क्या करते? इन दोनों पर एक साथ लेकर एक्सपेरिमेंट करते तो दोनों का लक्षण उन्हें पता नहीं चल पाता, क्योंकि बीच में क्या आ जाता? सहलग्नता आ जाता। क्या आता? सहलग्नता आ जाता। सहलग्नता आने के कारण, अभी सहलग्नता में बताऊंगा सहलग्नता क्या है।
दूसरा देख लो, पहले इसको हम समझते हैं। इसमें मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो कैसे किया था, यानी मेंडल के प्रयोग विधि। देखो मेंडल का प्रयोग विधि क्या था। मेंडल ने, जैसे मान लो उन्होंने जो अपव्यूहन का नियम दिया, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि क्या जो अगर हम क्या कर ले, दो प्रकार का जीन ले लें, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, दूसरा जीन कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या वो क्या कभी भी, यानी उनका मानना था कि क्या हमेशा कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ जाएगा, या कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी जा सकता है, या स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर भी जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखते हैं उन्होंने नियम क्या दिया था। जैसे उन्होंने क्या किया कि ये एक क्या किया, गुणसूत्र लिए। क्या लिए? गुणसूत्र लिए। इस पर जो जीन था वो क्या था, लंबा वाला, लंबे वाले पौधे का लिया। एक लंबा वाला पौधा था, तो ये लंबा वाला पौधे को क्या लिया, कैपिटल टी। क्या ले लिया? कैपिटल टी। ये बौना वाला पौधा था, इसमें उन्होंने क्या कर लिया, स्मॉल टी ले लिया। इसके नीचे वाले पर क्या था, एक जीन था कैपिटल आर, और ये क्या था, स्मॉल आर। तो उनका ये कहना था कि क्या कभी भी कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर ही जाएगा, कि कैपिटल टी के साथ आर भी, स्मॉल आर भी आ सकता है, या कैपिटल स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब इनको क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा कि कैपिटल टी और कैपिटल आर के साथ कैपिटल टी स्मॉल आर भी जा रहा है। अरे हम इनसे क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर ही क्यों नहीं जाता है, दोनों जाता है कि नहीं जाता है? अरे ऐसे करा लो ना, ये कैपिटल टी है, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब इसको क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा बताओ तुम, जो युग्मक बनेगा क्या बनेगा, कैपिटल टी से कैपिटल आर में होगा ना, ये क्या होगा कैपिटल आर, और फिर क्या होगा कैपिटल टी से किसमें होगा, तो ये क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर इससे कर लो तो स्मॉल टी कैपिटल आर, और क्या बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। बन रहा है कि नहीं, अलग अलग बनेगा ना। तो ये जो है, यानी अगर इसको क्या कर दिया गया, इसको जो है इधर कर दिया गया और इसको किधर कर दिया गया, इधर कर दिया गया, तो परिवर्तन होगा कि नहीं। तो इसी परिवर्तन को, जो इधर से उधर परिवर्तन होने वाला था, उसी का नाम उन्होंने क्या दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक ना, कि स्वतंत्र रूप से ये इधर उधर हो सकते हैं। समझ में आया? तब ये क्या बना, ये मान लो आर वाला गोल है, ये झुर्रीदार है, तो लंबा गोल बनेगा, यहाँ लंबा क्या होगा, झुर्रीदार बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, बौना गोल बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, एकदम अप्रभावी लक्षण आएगा। कौन कौन सा, क्या आएगा जी, यानी बौना झुर्रीदार। ये बात समझ में आई? और फिर जो है उन्होंने एक तरफ जो है एक और जीन दिया। कौन सा, इसी प्रकार का एक और जीन दिया। इसमें उन्होंने दोनों जीनों को यहां पे रखा। कहां पे, दोनों जीन के एक ही समान, यानी ये आपने देखा था ना कि समान स्थान पे जो मिल रहे थे समजात गुणसूत्र, ठीक है ना, समान लोकेशन में बताया गया था ना। तो अगर समान लोकेशन पे ये मिल रहे हैं तब क्या होगा, मान लो ये क्या है, कैपिटल टी है, और ये क्या है, कैपिटल आर है, और ये क्या है, ये कैपिटल, ये
स्मॉल टी और स्मॉल आर। ये बताओ ये क्या इधर उधर हो सकता है? देखो जब एक ही जीन पर ये अलग अलग गुणसूत्रों पर, यानी अलग अलग जीन जो है, जब एक दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, आज यहाँ पे क्या था, अलग अलग गुणसूत्र। एक बार ध्यान से समझो, यहाँ समझने का प्रयास करो, उसके बाद लिखना। यहाँ पे क्या था, ये गुणसूत्र अलग था, ये गुणसूत्र क्या था, अलग था। तो इस गुणसूत्र पे जीन था और इस गुणसूत्र पे जीन था। और यहाँ क्या है, एक ही गुणसूत्र पर अलग अलग जीन हो या दोनों जीन उपस्थित हो, तो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लग्न होते हैं। क्या होते हैं, लग्न होते हैं। यानी इसलिए ये स्वतंत्र नहीं हो सकते। यहां पर अगर हम चाहें कि इसको इधर लेके चले जाए, इसको इधर लेके जा सके, जैसे इसको इधर ला जाए और इसको इधर ले जाए, संभव है? नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या फ्यूज्ड है, जुड़े हुए हैं। तो ये इधर उधर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये अपव्यूहन का नियम नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात जो थी, इन्होंने क्या किया था कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटा, तो एक्सपेरिमेंट की बात समय जो है, मजे की बात तो ये थी कि मेंडल साहब हमेशा जब क्रॉस कराते थे तो पता है कैसे कराते थे, पुष्प की लंबाई और फली के जो रंग था उसको कभी एक साथ, वो कैसे कराते थे, पुष्प की लंबाई और फली के रंग को एक साथ लेते थे, क्योंकि इनका लक्षण क्या होता था, अलग अलग होता था। ये कभी भी जो है, जैसे इसमें अभी मैंने बताया कि इनको कुछ चीजों को एक साथ नहीं लेते थे, और यहाँ पे जब वो क्रॉस कराना होता था तो क्रॉस कराने के लिए जो अलग अलग लक्षण वाले होते थे उनको क्या करते थे, एक साथ लेते थे। जैसे पुष्प की लंबाई और फली का रंग क्या था, पुष्प की लंबाई और फली का क्या था, फली का रंग। ये बताओ इन दोनों की जो लक्षण है अलग अलग है कि नहीं, लंबाई अलग लक्षण है और रंग क्या है, अलग लक्षण है। तो इन दोनों को क्या करते थे, अलग अलग लक्षण वालों को एक साथ रखते थे। जो अलग अलग लक्षण वाले थे उनको क्या करते थे, एक साथ रखते थे। और जो इसी तरह से, और लिख लो तो यहाँ पे, ये पुष्प की लंबाई और फली के रंग को एक साथ लेते थे। दूसरा लिख लो, फली का रंग और बीज का आकार, फली का रंग और बीज का आकार, फली का रंग और बीज का आकार। इसके बाद था तीसरा, इसमें बीज का रंग और फली का आकार। ये बात एक ही है। इन सबको क्या करते थे, एक साथ लिया करते थे। इन सबको क्या करते थे, ऐसे करके जिनका लक्षण एक दूसरे से अलग थे, ऐसे चीजों को क्या करते थे, एक साथ लेते थे। क्योंकि जब ये अलग अलग लक्षण वाले होंगे बेटा, तो किस अवस्था में होंगे, स्वतंत्र अवस्था में होंगे। किस अवस्था में होंगे, और उससे जो है एक नए लक्षण का पता चल सकता है। इसीलिए इनको क्या माना जाता था कि इनकी किस्मत क्या थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो आज रहने दो। अब दूसरा स्टेप हम कल, इसका जो विधि है हम क्या कल बताएंगे।